जी हां दोस्तों, अजीत दादा पवार प्लेन क्रैश कांड में आ गया नया ट्विस्ट। दर्ज हो ही गई एफआईआर, तो क्या खुलने जा रहे हैं बड़े राज और किन दो बड़े नेताओं की अटक रही है सांसें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या अब तक अजीत दादा पवार के प्लेन क्रैश हादसे को लेकर जो एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, अब जो एफआईआर दूसरे राज्य में दर्ज होकर महाराष्ट्र शिफ्ट हुई है, उससे वो सारे राज खुल जाएंगे जिनकी बुनियाद पर नेताओं की सांसें अटकी हैं। आखिर अजीत दादा पवार के भतीजे रोहित पवार और शरद पवार की कोशिशें किस तौर पर रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, दरअसल अजीत पवार विमान हादसे में कई कोशिशों के बाद महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उनके भतीजे रोहित पवार ने बेंगलुरु में जीरो एफआईआर दर्ज कराने में कामयाबी हासिल कर ली। रोहित पवार ने एफआईआर में अजीत पवार की मौत के मामले में आपराधिक साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। यानी कि दोस्तों, ये महज एक हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। इस किस्म की बातें अजीत दादा पवार के भतीजे रोहित पवार ने एजेंसी के सामने रखी हैं। अब बेंगलुरु की हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन ने यह जीरो एफआईआर महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल जीरो एफआईआर एक ऐसी पुलिस शिकायत है जिसे किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है, भले ही अपराध असल में किसी और ही जगह क्यों ना हुआ हो। इस एफआईआर को जीरो एफआईआर इसलिए कहते हैं क्योंकि जांच के लिए इसे सही पुलिस थाने में भेजने से पहले शुरू में इसे 0 सीरियल नंबर के साथ में रजिस्टर किया जाता है। दरअसल पुलिस के मुताबिक ये एफआईआर अब महाराष्ट्र के बारामती ग्रामीण पुलिस स्टेशन को भेज दी गई है। यानी कि रोहित पवार जो चाह रहे थे और जो उनकी मंशा थी कि इस पूरे मामले के पीछे एफआईआर दर्ज होकर के एक एक बिंदुओं पर जांच हो, और महाराष्ट्र की पुलिस जांच नहीं करना चाहती है। महाराष्ट्र की पुलिस, चूंकि मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल है, जाहिर तौर पर गृह मंत्री इस मामले में जांच के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास में है। मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में एक नई हलचल उत्पन्न होने जा रही है? दोस्तों, रोहित पवार का कहना है कि उनके चाचा अजीत पवार की मौत कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी आपराधिक साजिश का हिस्सा थी। पहले आरोप लगाया था कि पहले शिकायतें किए जाने के बावजूद इस मामले को महाराष्ट्र में रजिस्टर नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें बेंगलुरु में पुलिस से संपर्क करना पड़ा। रोहित ने किस किस तरह के आरोप लगाए, ये जानने से पहले ये जानिए कि दुर्घटना दरअसल क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं, रोहित पवार ने पहले फरवरी महीने में मुंबई के मरीन ड्राइव और बारामती पुलिस स्टेशन में शिकायत दी, लेकिन वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। मतलब अजीत दादा पवार की मौत, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनकी मौत के मामले पर जांच को लेकर के महाराष्ट्र की पुलिस शिकायत ही नहीं दर्ज कर रही है, एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई थी। रोहित ने कहा कि पुणे सीआईडी सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तौर पर केस को देख रही है, इसलिए उन्होंने बेंगलुरु में जीरो एफआईआर दर्ज कराई ताकि पूरी साजिश की स्वतंत्र जांच हो सके। वो चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से अलग एक आपराधिक जांच हो। दोस्तों, अजीत पवार के भतीजे की तरफ से बड़ी साजिश का आरोप लगाया जाता रहा है। अब जब ये एफआईआर दर्ज कराई गई, इसमें रोहित पवार ने यह भी लिखा कि यह दुर्घटना सिस्टमैटिक उल्लंघन का एक नतीजा था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के नियमों के हवाले से उन्होंने कहा कि विमान वीटीएसएसके की सुरक्षा के सारे नियम तोड़ करके चलाया जा रहा था। नंबर 2, कंपनी वीएसआर ने विमान के असली उड़ान घंटे को लॉग बुक में कम लिखा। नंबर 3, असल में यह विमान 8000 घंटे से ज्यादा उड़ चुका था, जबकि इसकी सुरक्षित सीमा इससे बहुत कम थी। नंबर 4, एयरक्राफ्ट को पहले अमेरिका में रिटायर कर दिया गया था, फिर भारत में दोबारा इसे इस्तेमाल किया गया। नंबर 5, रजिस्ट्रेशन से पहले ही एयरवर्थीनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया, यह गलत था। यानी कि ये वो बिंदु हैं जिन बिंदुओं का जिक्र तो रोहित पवार ने किया है, लेकिन और आगे क्या कुछ आगे बताते हैं। रोहित पवार ने मौसम को लेकर के भी सवाल उठाए। अनौपचारिक रिपोर्ट में विजिबिलिटी 3000 मीटर बताई गई, लेकिन आधिकारिक मीटर रिपोर्ट में सिर्फ 2000 मीटर थी और धुंध थी।
विजुअल फ्लाइट नियम के मुताबिक ये दूरी पर्याप्त नहीं थी, फिर भी लैंडिंग की अनुमति दी गई। यानी कि हर तरफ संदेह, हर तरफ शक और हर तरफ साजिश की बू आ रही है। जितने भी बिंदु रोहित पवार ने उठाए, उन्होंने आगे कहा कि रोहित उड़ान से ठीक पहले पायलट टीम को बदला गया। कंपनी का कहना है कि ट्रैफिक डिले की वजह से बदला, लेकिन रोहित पवार इसे बेबुनियाद बताते हैं। मुख्य पायलट कैप्टन सुमित कपूर पर पहले भी शराब पीकर उड़ान भरने का आरोप लगा था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए एफआईआर में लिखा गया कि उड़ान के आखिरी सेकंड में को पायलट शंभवी पाठक ने ओ शिट कहा। मुख्य पायलट कपूर बिल्कुल चुप रहे। न कोई इमरजेंसी घोषणा, न डिस्ट्रेस कॉल, न कोई सुधार करने की कार्रवाई। रोहित पवार का कहना है कि ये चुप्पी शराब से बेहोश होने या जानबूझ करके कुछ करने का संकेत है। एफआईआर में ये बातें भी कही गई हैं। उड़ान में 70 मिनट की देरी हुई, लैंडिंग से ठीक पहले रनवे बदला गया, अप्रोच फेल होने के बावजूद गो अराउंड यानी कि दोबारा ऊपर जाना नहीं किया गया। मुख्य पायलट के हाल में ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी। अजीत पवार का ट्रैवल शेड्यूल आखिरी समय में बदल दिया गया। रोहित पवार ने कहा कि ये सारी बातें मिलकर के एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती हैं। दोस्तों, रोहित पवार इस मामले में अब तक कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया के जरिए अपनी बातें रख चुके हैं। कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने इसमें कई गड़बड़ियों पर प्रेजेंटेशन भी दिया। तब रोहित ने आरोप लगाया था कि प्लेन में 2 अतिरिक्त फ्यूल टैंक थे जो गैर कानूनी थे। इससे क्रैश में तेज धमाका हुआ, जैसे बम फटा हो। बारामती जाने के लिए इतना फ्यूल की जरूरत क्यों थी? हैदराबाद में रिफिल हो सकता था। रोहित ने आरोप लगाया कि एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट 16 सितंबर 2021 का है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 27 दिसंबर 2022 का है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्लेन अमेरिका से खरीदा गया, लेकिन इंजन की लाइफ खत्म हो चुकी थी और इसके अलावा सप्लीमेंटल टाइप सर्टिफिकेट पूरा नहीं किया गया था। यानी कि एक के बाद एक लूप होल्स, एक के बाद एक लूप होल्स। बहरहाल अब ये पूरा का पूरा मामला बारामती ग्रामीण पुलिस के पास में पहुंचा है। महाराष्ट्र पुलिस अब आगे की जांच करेगी और इस केस पर सबकी नजरें टिकी हुई, क्योंकि इसमें एक बड़े नेता की मौत और गंभीर आरोप शामिल है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मौत के इतने दिनों बाद तक लगातार अजीत दादा पवार के भतीजे रोहित पवार इस पूरे मामले को लेकर के जांच के लिए जिस तरीके से जद्दोजहद करते हुए दिखे, क्या यह माना जा सकता है कि जिस पार्टी और जिस दल की सरकार हो, उस दल के सबसे बड़े नेता की मौत या हादसे में प्लेन क्रैश में हुई मौत पर जांच के लिए भी उनके रिश्तेदारों को, घर वालों को एड़ी सी चोटी का जोर लगाना पड़े और उनकी सुनवाई ना हो, यहां तक कि उस राज्य में एफआईआर दर्ज ना हो, दूसरे राज्य जाकर के 0 एफआईआर दर्ज करानी पड़े, तो फिर इसके पीछे अपने आप एक मजबूत संदेह और बल और मिलता है। और इस बात को लेकर के रोहित पवार बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। खुद अजीत दादा पवार के चाचा कई मौकों पर इस किस्म के संकेत दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया था, चूंकि इस मामले को हादसे से जोड़ा जा रहा, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए। खुद अजीत दादा पवार की पत्नी, उनकी पत्नी का यह कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके, असलियत सामने आ सके कि असल में दरअसल हुआ क्या था उस वक्त, और ये अचानक सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हुआ। इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ है जिसे छिपाने की कोशिश की जाती रही है? और अगर छिपाने की कोशिश नहीं की जाती रही है, तो फिर इस जांच से पुलिस पीछे क्यों हटती रही है? गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज ना करने के लिए क्यों आदेश देता रहा? क्योंकि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, मामला हाई प्रोफाइल है, तो इसका मतलब यह है कि इस मामले में मंत्रालय से कोई ना कोई इनपुट जरूर आया हुआ है। और मंत्रालय किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास में। इसलिए बहुत सारे इफ एंड बट्स इसमें हैं। तो फिर एक ऐसी स्थिति में जब अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो एफआईआर महाराष्ट्र पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी, और अब वही महाराष्ट्र पुलिस अब उस एफआईआर को रिसीव कर चुकी है, क्योंकि अब ऑफिशियली महाराष्ट्र पुलिस के पास में इस एफआईआर पर जांच करना है, तो फिर सच कितने दिनों में सामने आएगा? और आखिर क्या इसका सच वही है जो अजीत पवार बार बार आरोप लगा रहे हैं? इंतजार कीजिए। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।